गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11th। इसमें हम ग्रामर का एक पोर्शन पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया था, वर्ब बता दिया था, ऑब्जेक्ट बता दिया था, कॉम्प्लीमेंट बता दिया था। लास्ट जो चल रहा था वो था आपका एडवर्ब। जो आपकी पिछली वीडियो थी वो थोड़ी किसी कारण से कट गई थी, आगे बस समझ में, तो हमने नेक्स्ट वीडियो उसमें जॉइंट नहीं की। इसके बाद में आज आपको हम एडवर्ब बताएंगे। तो एडवर्ब का मतलब क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की केवल मॉडिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, लेकिन एडवर्ब नाम से पता चल रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्रिया विशेषण होता है। तो ऐसा लगता है जैसे केवल एक क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया को वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब क्या होता है? जो नाउन को भी मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को भी करता है, वर्ब को भी करता है, और हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्या करता है बेटा? ये मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ये क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। मैंने काइंड्स बताए थे, टाइप्स के एडवर्ब आपके 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 9 प्रकार के। वैसे कहीं 5 भी हैं, कहीं 8 भी हैं और कहीं 9 भी हैं। तो मैंने नाम बताए थे। तो पहला था बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला क्या आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस बोल सकते हैं या लोकेशन बोल सकते हैं, प्लेस या लोकेशन। तीसरा बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा आपका बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर बोल सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है। पांचवा होता है बेटा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। पांचवा कौन सा होता है आपका? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। छठवां जो है आपका वो है आपका एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। सातवां आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। आठवां आपका बेटा एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गया, हाँ, एडवर्ब ऑफ सातवां आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। आठवां आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और रही बात नौवां आपका एडवर्ब ऑफ कंसेशन। ये आपके 9 एडवर्ब में। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस या लोकेशन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ कंसेशन। ये आपके 9 प्रकार के क्या है? एडवर्ब हैं। विस्तार से जो आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे इनको। ये आपके एडवर्ब। जो आपका टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में कितने तत्व होते हैं? 5। पहला था सब्जेक्ट, दूसरा था वर्ब, तीसरा था ऑब्जेक्ट, चौथा था कॉम्प्लीमेंट और पांचवा था आपका एडवर्ब। देख लो आप, बिठा दें। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये हमारा पैटर्न चल रहा था SVO का। क्या पैटर्न चल रहा था बेटा? SVO का। ये सेंटेंस पैटर्न है। वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये तो मेनली होने चाहिए वर्ब सेंटेंस में। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, ये 3 ऐसे हैं जिनको ऑब्लिक में लिखा है मैंने, यानी इनमें से कोई एक हो सकता है या तीनों हो सकते हैं। ठीक है। और ये सेंटेंस अब कोष्टक में ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेंटेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ये तीनों तीनों नहीं आएंगे तो भी हमारा सेंटेंस कहलाएगा, यानी 2 एलिमेंट्स तो जरूरी हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। आगे बात समझ में। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न है SVO का। ये आपका एलिमेंट ऑफ सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे, आपका जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा टाइम एंड टेंस। पहला टॉपिक कौन सा आपका? टाइम एंड टेंस। देखो आपके सामने 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक तो टाइम और एक क्या है बेटा? टेंस है। दोनों क्या होते हैं? तो देखो, अगर हमने आज तक हमने क्या पढ़ा कि टेंस को टाइम बोलते हैं। टेंस को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। सही है। टेंस किसको प्रदर्शित करता है बेटा? टाइम को प्रदर्शित करता है। लेकिन ग्रामर की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या बेटा? ये अलग अलग है।
क्यों अलग अलग है? क्योंकि टाइम तो तीन भागों में विभक्त है, तीन पार्टों में विभक्त है, तीन भागों में विभक्त है टाइम तो। पहला होता है पास्ट टाइम, पहला कौन सा होता है बेटा? पास्ट टाइम। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट टाइम, और तीसरा होता है बेटा आपका फ्यूचर टाइम। तीन टाइम है आपके। पास्ट टाइम जो चला गया, प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान में चल रहा है या फिर अभी चल रहा है, और फ्यूचर जिसकी हम क्या करते हैं? संभावना करते हैं, कल्पना करते हैं कि कल ऐसा होगा, कल आने वाला समय आएगा, कल आने वाला समय है। तो ये क्या कहलाएगा? फ्यूचर टाइम। लेकिन टेंस मेनली आपके केवल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस। पहला कौन सा होता है आपका? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आज तक आपने तीन टेंस पढ़े। आज तक आपने क्या पढ़े बेटा? तीन टेंस पढ़े। पहला टेंस प्रेजेंट पढ़ा था, पास्ट भी पढ़ा है, और एक तीसरा और पढ़ा था आपने, कौन सा? फ्यूचर टेंस पढ़ा। मैं गलत नहीं कह रहा कि आपने गलत पढ़ा, लेकिन मेनली ग्रामर की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, कैम्ब्रिज कहती है कि टेंस मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आगे बात समझ में? अब फ्यूचर टेंस नहीं होता भाई। आपका क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन क्यूरी क्या है आपकी कि सर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता? भाई फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता? भाई क्यूरी दिमाग में आपके में आ रही है कि फ्यूचर टेंस नहीं, मैंने तो बताया फ्यूचर टेंस नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग में क्यूरी कि सर क्यों नहीं होता? हमने आज तक तो पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ के आए कि फ्यूचर क्या होता है? टेंस होता है। आगे बात समझ में? किसी बात को कोई कह भी नहीं सकता कि फ्यूचर बिल्कुल ही टेंस नहीं होता। तो देखो मैं इसके तीन रीजन बता रहा हूँ आपको। कितने रीजन बेटा? तीन रीजन बता रहा हूँ मैं आपको कि फ्यूचर को टेंस नहीं मानने के। तो देखो टेंस में क्या होता है, मैं आपको पहला रीजन यहाँ एक्सप्लेन करूँगा पहले रीजन को। पहला रीजन क्या है कि कोई भी टेंस ले हम, उसमें क्रिया होगी। क्या होगी बेटा? क्रिया होगी या कार्य होगा। प्रदर्शित क्या करता है टेंस को? कोई कार्य प्रदर्शित करता है, लेकिन वो कार्य कैसा होना चाहिए? भाई होना तो चाहिए वो। एक तो ये कि कार्य हुआ ही नहीं, हम ये बोल सकते कार्य ऐसा होगा। अब जरूरी होगा या नहीं होगा? जरूरी तो नहीं है बेटा। तो कहने मतलब फ्यूचर में जैसे कोई कार्य, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो ये कार्य हो सकता है क्या? निश्चित है क्या ये? नहीं है निश्चित। क्यों नहीं निश्चित? क्योंकि हो सकता है कल बरसात आ जाए, कोई और काम आ जाए, तो मैं कल नहीं जा पाऊँ। आगे बात समझ में? तो केवल मैंने क्या देता है बेटा कि 2 साल बाद मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। ये मैंने सेंटेंस बोला आपका कि 2 साल बाद मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। तो जरूरी है कि खरीद लो 2 साल बाद। हो सकता है मेरे पास उस समय पैसे ना हो। आगे बात समझ में? मनी धन ना हो। तो केवल क्या करते हैं बेटा कि पहली चीज रीजन आता है। अपने आप दिमाग में आओगे कि रीजन क्या होता है। पहला रीजन ये होता है कि जो टेंस है आपके प्रेजेंट और पास्ट, इनमें कार्य फिक्स होता है। ये होगा, सॉरी ये हुआ है, ये हुआ था पहले, और ये अब हो रहा है या होता है, रोजाना हो चुका है। तो इनमें फिक्स होगा कार्य। लेकिन फ्यूचर में कार्य फिक्स नहीं होगा। केवल उस फ्यूचर में क्या करेंगे हम बेटा? संभावना करेंगे किसी कार्य के होने की, किसी क्रिया के करने के, किसी क्रिया के होने की, या किसी कार्य को करने की, या किसी कार्य के होने की केवल क्या पाई जाती है बेटा? पॉसिबिलिटी। क्या पाई जाती है बेटा? पॉसिबिलिटी पाई जाती है, यानी संभावना पाई जाती है। तो पहला रीजन क्या है कि फ्यूचर में किसी कार्य या क्रिया के होने की या करने की केवल क्या पाई जाती है? पॉसिबिलिटी पाई जाती है। इसलिए फ्यूचर को क्या नहीं माना जाता? टेंस नहीं माना जाता। पहला रीजन समझ में आ गया। रही बात दूसरे रीजन की, तो दूसरे रीजन में क्या करते हैं बेटा हम कि जो मैंने वर्ब बताई आपको, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो प्रकार की क्या बताई मैंने आपको? वर्ब बताई। आगे बात समझ में? तो दो प्रकार की हमारी वर्ब में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में मैंने आपको बिल सेल वगैरह बताए थे मॉडल्स। आपको पता है कि फ्यूचर में बिल सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिल सेल का। और बेटा बिल सेल ऐसे हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आते और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। आते हैं क्या भाई? टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं क्या बिल सेल? नहीं आते। अगर आप कहोगे कि सर पास्ट में वुड हो जाता है, वुड बेटा प्रेजेंट में भी आता है। पास्ट में सेल का शुड हो जाता है, तो शुड बेटा प्रेजेंट में भी आता है।
बताओ आप, आ रही ना बात समझ में? कि बिल, आप ये कह के चलो प्रेजेंट के रूप में तो बिल का प्रयोग करते हैं, पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं, तो फ्यूचर के रूप में क्या करते हैं भाई? प्रेजेंट और पास्ट ही तो बोल रहे हो, फ्यूचर तो नहीं बोल रहे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बिल अगर प्रेजेंट और पास्ट अगर वुड आ रहा है हमारा, टेंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो एक चीज़ बताओ कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या है? फिर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बिल है और पास्ट के अकॉर्डिंग वुड है, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या है? कुछ नहीं है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वुड पास्ट में भी आता है, शुड पास्ट में भी आता है कि नहीं आता है? देखो, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं एक चाय हैव ए टी ऑफ कप, एक कप ऑफ टी, मैं एक चाय का कप लेना पसंद करूंगा। तो यहाँ में तो भाव प्रेजेंट को निकल रहा है, निकल रहा नहीं निकल रहा? आई शुड हेल्प, आई शुड हेल्प द पुअर्स, द पुअर, या द पुअर, ए पुअर मैन, मुझे गरीब आदमी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। इसमें भाव तो कहीं नहीं है पास्ट का, बताओ किसका भाव पास्ट का? नहीं है ना। तो कहने का मतलब बेल और सेल ना तो टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिक्स भी नहीं है। अब अगर आपके आई बी के साथ सेल लगाते हैं और शेषकर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी गलत है, क्योंकि सेल भी लगा सकते हैं हम आई उसके शेषकर्ताओं के साथ, और बिल भी आई बी के साथ लगा सकते हैं। तो दूसरा रीजन ये बनता है बेटा कि इसमें, हाँ, जो हमारी प्राइमरी वर्ब है, एज, एम, आर, बाज, वर, डू, डज, डिड वगैरह, ये जो वर्ब है ये तो फिक्स है, टेंस के अनुसार आएंगी। और किसके अनुसार आएंगी? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन बिल सेल तो नहीं आते। तो दूसरा रीजन है कि इस फ्यूचर में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? बिल सेल का प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि जब ये बिल सेल जब टेंस के अकॉर्डिंग ही नहीं आते, फ्यूचर का भाव ही प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे क्या मानेंगे बेटा? टेंस मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? टेंस नहीं मानेंगे। तो दूसरा रीजन आपके समझ में आ गया। रही बात तीसरे रीजन की, अगर बात करें तीसरा रीजन, तो तीसरा रीजन आज तक हमने क्या पढ़ा है कि बिल सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही पढ़ा बेटा कि बिल सेल के बाद में काय का प्रयोग कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बेटा आज तक आपने पढ़ा है, सही बात पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा, क्योंकि देखने में तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन बेटा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो होती है बेयर इन्फिनेटिव। कौन सी होती है वो? बेयर इन्फिनेटिव होती है वो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, क्या होती है वो? बेयर इन्फिनेटिव होती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि बेयर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या प्रकार है इन्फिनेटिव का, मैंने बताया अभी। और इन्फिनेटिव किस में आती है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब में। किस में आती है इन्फिनेटिव? नॉन फाइनाइट वर्ब में। और नॉन फाइनाइट की परिभाषा क्या पढ़ी है आपने बेटा? कि ऐसी क्रिया जो सेंटेंस में ना तो टेंस के अनुसार आती है और ना किसके अनुसार आती है बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी टेंस के अनुसार आती नहीं है, वही तो नॉन फाइनाइट होती है। तो तीसरा रीजन समझ में आ गया, जब टेंस के अनुसार ही वर्ब नहीं आ रही है, हमें टेंस के अनुसार ही क्या नहीं आ रही है? वर्ब नहीं आ रही है, तो फ्यूचर क्या नहीं हो सकता बेटा? टेंस नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? यानी इस फ्यूचर में फाइनाइट वर्ब की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए फ्यूचर को क्या नहीं मानते? टेंस नहीं मानते। तीन रीजन बताए, पहला केवल पॉसिबिलिटी, दूसरा बिल सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि बिल सेल टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आते। तीसरा नियम क्या था हमारा? कि फाइनाइट की जगह किसका प्रयोग करते हैं हम इसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। देख लो एक बार बोर्ड पे। आगे समझ में? अब देखो आगे बात करेंगे हम। आगे बात क्या करेंगे हम? कि टाइम और टेंस में डिफरेंस, अंतर। टाइम और टेंस में अंतर बेटा, क्या अंतर होता है? तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे आई वेंट टू टेम्पल टुडे। एक बैक के आई एम गोइंग टू टेम्पल टुडे। देखो ये तो टेंस को प्रदर्शित कर रही है और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा? टाइम को। टाइम है ये दोनों। अब देखो मैं टुडे की जगह, इस टुडे की जगह क्या लिख देता हूँ बेटा? यस्टरडे लिख देता हूँ। टाइम चेंज कर दिया मैंने। अब देखो वर्ब बदलेगी नहीं। वैसे बैक से ही हमारा आई वेंट टू टेम्पल टुडे, मैं आज मंदिर गया। आज क्या था? सुबह गया हूँगा। आज बार जैसा 12 बज रहे हैं तो मैं सुबह गया हूँगा मंदिर।
आगे बात समझ में। तो देखो टुडे की जगह मैंने यस्टरडे लिख दिया कि मैं कल मंदिर गया, सेंटेंस सही है। यस्टर टुडे को हमने चेंज कर दिया, टाइम बदल दिया। सेंटेंस में क्या बदल दिया हमने, टाइम बदल दिया। वर्ब बदली क्या, नहीं बदली, वर्ब हमारी नहीं बदली। और जब वर्ब नहीं बदली तो यानी इस टाइम का कोई प्रभाव पड़ा इस पर, नहीं पड़ा। तो वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं। इसमें देखो टुडे की जगह मैं लिख देता हूं टुमारो। क्या लिख देता हूं, टुमारो। किसकी जगह लिखा है बेटा मैंने, टुडे की जगह लिखा है। कि इसमें पहला अर्थ क्या था, आई एम गोइंग टू टेम्पल टुडे, पहले ये था वाक्य मैं आज मंदिर जा रहा हूँ। या फिर हम बोल सकते हैं कल मैं मंदिर जा रहा हूँ, वाक्य सही है हमारा। नेगेटिव भविष्य में फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। तो क्लियर है कि इसमें हमने टाइम बदल दिया तो भी हमारी वर्ब नहीं बदली। बदली क्या, तो पहला क्या निकल रहा है अंतर, कि टाइम का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला अंतर क्या निकल रहा है बेटा, टाइम का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टाइम का वर्ब पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो टेंस के मतलब आती नहीं है। देखो अब अगर मैं चेंज करूं टेंस, देखो टाइम चेंज कर लिया वर्ब पर प्रभाव नहीं। अगर टेंस चेंज करो, यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट है, अब टेंस चेंज करो, पास्ट इंडेफिनिट की जगह हम कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वर्ब बदलेगी या नहीं बदलेगी बेटा, बदलेगी क्लियर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जगह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस भी यूज किया है। तो बेंट की जगह क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, गो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी टेंस बदलते ही वर्ब बदल दी। यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और मैं करूँ पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट भरूँ तो टेंस भरेंगे तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, बदलेगी। तो क्या निकला कि टाइम का तो वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टेंस का वर्ब पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या करता है बेटा, टेंस का वर्ब पर क्या पड़ता है, पूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये आपका अंतर है। अंतर क्या है बेटा, कि टाइम का सेंटेंस की वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसी सेंटेंस की वर्ब पर टेंस का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। टाइम और टेंस में क्या है, ये अंतर है। और टीचर्स जैसे भी बताते हैं उससे कोई मतलब नहीं, वास्तविकता क्या है वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन करके बताया आपको। किस बताया बेटा, एक्सप्लेन, कोई रटी रटाई चीज नहीं है, आपको एक्सप्लेन किया कि वास्तविकता क्या है, कि टेंस इसलिए क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आगे बात समझ में। और एक चीज और बता दो बेटा, टेंस का मतलब सिर्फ वर्ब से होता है ना कि टाइम से। टेंस का मतलब किससे होता है बेटा, वर्ब से होता है, ना कि किससे, टाइम से होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको इसके बाद का अब टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टेंस के जो रूप हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।